हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैच विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं और हमने अपने पिछले 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर जिस भाई ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाके देख लें। और साथ ही साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा है 21 नवंबर 2021 को जो शिफ्ट नंबर 3 में जो पेपर हुआ है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिस भी भाई का सिलेबस अगर हो रखा है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब आप आके चेक करें कि आपसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे। और जिसका भी अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है उसके उसके लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा एग्जाम पैटर्न कैसा है आपका और किस तरीके आपको तैयारी करनी चाहिए। और आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तब भी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है उनके लिए प्रैक्टिस स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना रहे। तो पढ़ना अलग बात होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना पेपर में करना अलग चीज़ होती है। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट करें। अगर आपको लग रहा है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप जाके उस चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आप स्कोर अच्छा कर पाएँ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। आकाश ने 21,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बाला 36,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो बाला कितने महीनों के बाद शामिल हुआ था। देखिए, प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है। देखो, प्रॉफिट जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। दूसरा, कितने टाइम के लिए किया। ठीक है। हमसे इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है आकाश ने 21,000 रुपये के साथ ही व्यवसाय शुरू किया। तो आकाश ने क्या किया, 21,000 रुपये लगाए। उसके बाद कह रहा है और बाद में बाला 36,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि एक वर्ष के अंत में तो इसका मतलब है इन्होंने 12 महीने के लिए पैसे लगाया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है। इनका लाभ जो है ना, अगर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट टू टाइम, अगर प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट ही निकल गया। यही हमने क्या, इन्वेस्टमेंट किया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो ये लाभ बन गया, प्रॉफिट बन गया। ऐसे ही इसका भी प्रॉफिट जो बाला का है वो भी समान है। उसने 36,000 रुपये लगाए। तो हमसे पूछा है कि बाला ने कितने महीने के लिए लगाए, तो हमने मान लिया कि बाला का एक्स। ठीक है। यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, क्योंकि प्रॉफिट सेम है इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। तो 12 से काटा 12 36, 3 से कटा 7। तो हमें पता लगा कि बाला का जो टाइम है ना, वहीं आकाश ने 12 महीने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया था, वहीं बाला का जो आ गया वो कितना आ गया, 7 महीने के लिए। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे बोला तो बाला कितने महीनों के बाद शामिल हुआ था। अगर बाला ने 7 महीने के लिए पैसा लगाया है, इसका मतलब कितने महीने के लिए शामिल हुआ था। तो टोटल महीने 12 हैं, 12 में से 7 गया तो 5। इसका मतलब है बाला 5 महीनों के बाद इस भागीदारी में, पार्टनरशिप में आया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, क्योंकि पैसा उसने 7 महीने के लिए लगाया। 12 महीने 5 गया तो 5 महीने बाद जो है इस साझेदारी में शामिल हुआ था, जिसका प्रॉफिट बराबर हुआ। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, आंसर आपका हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास रूट के अंदर है 70.64 डिवाइडेड बाई 4.41 इंटू 39.69 डिवाइडेड बाई 4.41 प्लस में यही जो है, जो ये वाला प्लस लगा हुआ है, यही जो अभी मैंने यहाँ तक लिख लिया, यही प्लस में सेम इधर है। तो हम एक्स मान ले रहा हूँ। अगर ये पूरा एक्स है तो इधर भी एक्स है। ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसका ये दुगना ही हो जाएगा। अब देखिए 1764 है, ये किसका वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है, ये आप देखिए लास्ट की 2 डिजिट देखिए। तो 2 में क्या है, 4 आ रहा है। 4 किसके पीछे आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के में आता है। 8 64, 2 के 4। उसके बाद मुझे ये चेक करना होता है, ये वो संख्या देखिए आप जिसके स्क्वायर के पास हो या जिसके स्क्वायर से कम हो। अब देखिए ये 17 है, अगर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो ये लगभग 4 के आसपास बैठ रहा है। तो ये हो गया 4। तो ये जो आ गया, ये आ गया 4.2 का स्क्वायर। अगर क्रॉस चेक करना होता है तो क्रॉस चेक करो, 2 दूनी 4। देखो अगर ए मानता हूँ ए, इसे बी मानता हूँ, स्क्वायर कैसे निकालते हुए देखिए। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जो प्लस का आता है क्या, 2ab। तो हमने ऐसे डिफाइन किया। तो क्या आता है, पहले अगर मैंने मान लो 42 का मैं निकाल रहा हूँ तो क्या है, 42 को बी, 2 हमने माना है बी को,
तो इसका स्क्वायर निकाला, 2 दूनी 4। फिर क्या आता है 2a भी आता है, तो 4 दूनी 8 और गुणा 2 16, तो 16 की एक 6 ले लिया, बचा क्या 1, बचा क्या 4, ए स्क्वायर ही बचेगा। तो ए स्क्वायर किया तो 4 चौक 16, 1 17, तो ये आ गया 17 64, लेकिन 0.2 के बाद है तो ये आ गया। तो समझ गए यहाँ से। तो ऐसे भी अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता लग गया, ये जो आ गया ये आ गया 4.2 का। 441 तो आपको पता ही होगा, ये तो होता है 21 का, तो ये आ गया 2.1। उसके बाद आता है 39 69, तो ये हो गया किसका, अगर 3 किसके किसके बाद आता है, 3 एक तो 3 में आता है, सॉरी 9 जो आता है लास्ट, वो एक 3 के स्क्वायर में आता है, एक आता है 7 के में, कि 7 से 49, 3 3 9। उसके बाद ये कितना बचा 6 36, तो ये आपका आ गया 6.3 का। ओके, तो 6.3 का आ गया स्क्वायर रूट। उसके बाद ये 4.41, ये 2.1 का है, प्लस का एक्स। अब देखिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये डिवाइड बाई दशमलव से दशमलव खत्म, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 42 2.1, तो ये दशमलव से दशमलव खत्म, तो यार 2 बचा। ऐसे ही इसका हो गया 31 3 63, तो ये आ गया 3 प्लस का एक्स। ये एक्स क्या, ये एक्स यही है जो संख्या ये है, इसी का उधर सेम था, तो ये हो गया कितना 3 दूनी 6। अगर 6 है, अगर इसको मैंने एक्स माना था तो एक्स प्लस एक्स और हो गया कितना 6, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 12। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है, क्या कह रहा, यदि 2110 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1688 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे क्या कह रहा है, 2110 का सीपी जो है वो बराबर है किसके, 1688 के विक्रय मूल्य के। ओके, तो यहाँ से मैंने सीपी का एसपी से जो रेशियो ले लिया, सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जैसे बोलते हैं। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस जैसे क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस जैसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो ये इसका कितना आ गया 1688, और ये कितना है 2110। तो हमें यहाँ से पता लगा अगर जो क्रय मूल्य है 1688 और विक्रय मूल्य 2110 है, तो हमें पता लगा अगर 1688 की चीज़ 2110 में बेची जा रही है तो कितना फ़ायदा होगा। तो हम इससे माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, पैसे रुपये में कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, और 10 में से 8 गया 2 बचा, उसके बाद 10 में से 6 गया 4 बचा। तो हमें पता लगा 422 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे। प्रॉफिट जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, कि चीज़ को हमने कितने में खरीदा है, बेचा वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ कितने सीपी पे, तो कितना हो गया 1688 प्रॉफिट हो रहा है हमें। 422 का परसेंटेज निकालना, 100 का गुणा किया, तो 422 चौकू होता है, क्योंकि 22 चौकू 88 और 4 चौक 16, तो ये 4 बार 4 से काटा ये, तो ये आपका आ गया 25%। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। क्या कह रहा है, उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो हेमीस्फीयर का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फीयर का वो होता है 3πr²। वहीं इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr²। ये होता है क्या, देखो अर्धगोला होता है क्या, ये अर्धगोला है, ठीक है। हमसे अगर पूछा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है इतना ही पूछा जा रहा है, इतना, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये तो हो गया कितना 2πr², क्योंकि पूरे जो गोला होता है, पूरा जो गोला होता है उसका होता है 4πr², तो उसका आधा हो गया कितना 2πr²। वहीं हम अगर जब टोटल सरफेस एरिया पूछता है तब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में ये जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये भी ऐड हो जाता है। तो ये क्या है, ये वृत्त की तरह बन रहा है, तो ये क्या है πr², तो इसलिए 2πr² प्लस 1πr² कितना होता है 3πr² टोटल हो जाता है। इसलिए हमसे कर्व पूछा गया है तो निकाल लेंगे हम यहाँ से कितना 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी देगी 3.14, त्रिज्या कितना है 30, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। अब देखिए 2 जीरो हट जाए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इधर जीरो हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया। अगर मैं इसका गुणा भी कर लूँ तो 314 दूनी कितने होते हैं 628, तो 628 गुणा 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, देखो 2 जीरो इधर है, अंदर आए तो ये दशमलव हट गया। उसके बाद मैंने 314 का गुणा 2 में किया तो कितना हो गया 628। ओके, और गुणा 9 तो कितना हो गया 9 अट्ठे 72, 2 हाथ से लगी 7, 9 दूनी 18 और 7 25, हाथ से लगी 2, 9 6 54 और 2 56,
तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 5652, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है उनसे, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो प्लस है ना, ये प्लस नहीं, यहाँ पे ये डिवाइड है। ओके, दूसरा क्या है, ये जो है ये जो स्क्वायर है यहाँ पे पूरे पे, और यहाँ पे ये लगा है रूट, इस पे लगा हुआ है। तो इतना तो ये है ही, तो इतना क्या है 3.9 इंटू 4.5 इंटू 3.9 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद कोष्टक रूट के अंदर क्या है 2045 प्लस 2, प्लस नहीं यहाँ पर भी ये डिवाइड का 2 है, डिवाइडेड बाई 2 5, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, उसका ये होल स्क्वायर है पूरे का। ओके, अब देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अंदर, क्योंकि ये कोष्टक है तो कोष्टक पहले सॉल्व करोगे। अगर मैं इसका रूट निकाल लो, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, रूट के अंदर क्या है 20.45 अपॉन में क्या आ गया, ये भाग वाला अंदर आ गया, नीचे आ गया, तो 2 से ये 2 कट गया, लेकिन ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट भी हट गया। तो हमारे पास जो बचेगा ना, भाग के बाहर जो बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो हमारे पास बचने वाला है 20.45। ओके, अब यहाँ से ये यहाँ तक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ गया, ये सब इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया 20, क्योंकि भाग यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 20.45। अब देखिए ये जो है ना 20.45 है, ये 45 का स्क्वायर है, तो एक 4.5 का गुणा अगर 4.5 होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो इससे ये कट गया पूरा। तो हमारे पास जो बच गया सिर्फ बचा क्या 3.9 इंटू 3.9, तो इसका स्क्वायर ही तो है 3.9 का, तो हम निकालने क्या है 9 में 81, एक हासिल लगी 8, 9 3 27, 2 54, तो 54 और 8 कितने हो गए 62, हासिल लगी 6, तो 3 तिरका 9 और 6 15, तो हमारे पास आ गया 15.21, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो गया। आसान आसान से क्वेश्चन है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 29,500 रुपये का निवेश 2 अलग अलग योजना ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8350 रुपये है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट की एक वीडियो हमने डाल रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन वहीं हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस बेस्ड हमने करा रखे हैं उसमें। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो कृपया करके वो वीडियो देख लें एक बार। ए और बी क्या कह रहा है हमसे, कह रहा 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, तो एक वर्ष में तो क्या है 12.5%। ठीक है, अगर ये 2 वर्षों में तो क्या होता है ब्याज दुगना हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज दुगनी। देखो क्या होता है, जब हम PRT लगाते हैं फार्मूला होता है अगर इंटरेस्ट वगैरह साधारण ब्याज का, तो वो कहता है P इंटू R इंटू T। अगर वहीं 2 वर्ष का निकाल लें, अगर परसेंटेज मान लो यहाँ मैंने 15 ली और 2 वर्षों का टाइम दो, तो 15 दूनी 30% ही तो निकालते हैं इसका प्रिंसिपल का, तो वैसे यहाँ भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 25%, 15 दूनी 30%। अब यहाँ से क्या है देखिए, तो हमें पता लगा ए पे तो 25% ब्याज मिल रहा है और बी पे कितना मिल रहा है 30%। मैंने क्या किया, मैंने किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इन्होंने अलग अलग निवेश किया, लेकिन टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कितना किया निवेश किया, वो किया है 29,500। मैं ये मान लूँ कि ये 30% भी, इसको मैं अगर 25% और प्लस 5% लिख लूँ, और मैंने मान लिया कि मैंने ना 29,500 पे 29,500 पे क्या किया मैंने, 29,500 पे मैंने 25% निकाल लिया। देखो 25% यहाँ भी है और 25% यहाँ भी है, 5% मैंने छोड़ दिया, तो मैंने सोचा 29,500 पे अगर 25% निकाल रहा हूँ तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें, तो पता लगा हमें ब्याज जो मिला 25 से 25 चौको 100, 4 से काटा 4 सत्ते 28, बचा कितना 15 हो गया, 4 तियो 12, बचा कितना 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो हमें मिला ब्याज कितना 7375। जबकि ब्याज हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8350, लेकिन हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे हमें मिला 7375। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात बस इतनी सी है, 7375 ब्याज क्यों मिल रहा है पता, क्योंकि हमने ना एक आध 25% निकाल लिया ब्याज जो सही है,
बी का हमने 25% निकाल, जबकि बी पे जो ब्याज मिल रहा है वो हमें 30% मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो ये रुपये बच रहे हैं ना, 10 में से अगर 5 गया 5 बचा, 14 में से 7 गया 7 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, ये 975 रुपये। ये 975 रुपये क्यों बच रहे हैं? क्योंकि बी पे हमने जहाँ 30% ब्याज मिल रहा था उसका हमने सिर्फ 25% निकाला। इसका मतलब बी का जो 5% है यही 975 के बराबर है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, बी का 5% बटे 100 कितना है 9750, सॉरी 975। अगर मैं 5 से काटूँ, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 5 निम 45, 5 निम 45, सॉरी 5 एकम 5 बचा कितना 4, 5 निम 45, 2 बचा 55 25, तो आ गया कितना 195, और ये 100 उधर जाएगा। तो क्या बी का हमें जो अमाउंट पता लग गया वो कितना है 19,500। तो हमें पता लगा बी पे जो उसने निवेश किया वो कितना किया 19,500। हमसे पूछ रहा, हमसे बी का नहीं पूछा, हमसे पूछा योजना ए में निवेश की राशि क्या है। देखो टोटल, अगर टोटल उसने 29,500 की, जिसमें बी पे किसने कितनी कर दी 19,500, तो ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 0,00,01। तो हमारे पास पता लगा कि ए पे जो निवेश किया उसने वो कितना किया 10,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया हो। अगर किसी को भी समझने में दिक्कत हो रही तो आप ना वो सिंपल इंटरेस्ट की एक वीडियो है, कृपया करके 40-45 मिनट की है, वो आप देख लें, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल दिया जाता है और इसे 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब ये अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ देखिए एक बात समझने वाली है, वो क्या है, एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है। तो ए और बी जो है, ए और बी 11:12 में है। मिश्रण में 92 लीटर निकाल दिया जाता है और इसे 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब ये बात बताइए, अगर मैं यहाँ तक है, यहाँ तक क्या हुआ, अगर मैं 92 लीटर मिश्रण जो है निकाल दिया, अभी अनुपात बाद में कितना बचेगा, अभी भी अनुपात 11:12 ही बचेगा। देखो क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो बात मानता हूँ, लेकिन अनुपात रेशियो हमेशा सेम रहेगा। वो कैसे रहेगा, वो बात समझिए आप। जैसे मैंने आपको 20 लीटर का मिश्रण दिया जो मिल्क और वाटर का है, और मैंने आपको बताया कि ये 2:3 में है, तो कितना हो गया 3 2 5, तो 5 को 20, तो ये कितना हो गया 8, क्योंकि 5 20, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12 हो गया। तो हमें पता लगा कि 8 तो मिल्क है और 12 वाटर है। लेकिन मैंने तुमसे बताया, मैंने तुमसे कहा कि हमने इसमें 10 लीटर निकाल दिया, मिश्रण है 10 लीटर निकाल दिया, तो क्या है देखो, अगर 10 लीटर निकाल दिया, अब भी रेशियो तो सेम ही रहेगा। अब रेशियो कैसे सेम रहेगा वो आप समझिए। अगर हमने 10 लीटर निकाल दिया, क्योंकि अगर हमने इसमें 8 लीटर मिल्क है, तो हमने अगर 10 लीटर निकाला, अब मिश्रण दोनों निकलेंगे नहीं। अगर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मिल्क निकल जाएगा या वाटर निकल जाएगा, दोनों निकलेंगे। और सेम रेशियो में कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये 2:3 अनुपात में अगर मिले हुए हैं तो उसी में निकलेंगे। अब यहाँ से मान लो 10 लीटर निकाला तो कितना बचा, 2 दूनी 4 लीटर ये निकल गया, 3 दूनी 6 ये निकल गया, क्योंकि 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। तो अगर 4 लीटर मिल्क निकल गया और 6 लीटर वाटर निकल गया, तो कितना बचा, कितना 4 और 6। अब देखिए पहले जहाँ 8 लीटर था 12 लीटर था, वहाँ अब 4 6 निकल गया। लेकिन अब ये जरूर है कि हाँ मिल्क 4 लीटर बचा और वाटर 3 बचा, लेकिन रेशियो कर देंगे तो रेशियो अभी भी 2:3 ही है जो स्टार्टिंग में भी था, समझ रहे। तो रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि पता है, क्योंकि मिक्सचर पूरा निकल रहा है। तो अगर मिक्सचर पूरा निकला तो जितना मिल्क निकलेगा उतना जिसमें मिले हुए हैं वो उतने ही मिल्क और वाटर निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से समझ रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ऐसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 92 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अगर मिश्रण निकाल दिया ठीक है, क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन मिश्रण जो रेशियो है वो 11:12 ही बचा। उसके बाद क्या कह रहा है, और इसे 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। इसमें क्या किया इसने, 92 लीटर डाला और क्या डाला, वी डाल दिया। तब जो नया अनुपात है वो कितना आ जाता है, 9:10 आ जाता है। अब यहाँ से ये बात बताइए कि हमने ए के साथ तो छेड़खानी की नहीं, हमने 92 लीटर
12 डाला, जो इसमें है ना बी डाला है, ये तो हमारा अभी भी सेम ही रहेगा। जैसे मान लो मैंने, आपने 10 लीटर दूध लेके आए, उसमें मैंने 2 लीटर अपना पानी डाल दिया। अब ये बताओ, उसके बाद तुमने उसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया, लेकिन अगर मैंने 2 लीटर जो पानी डाला तो 2 लीटर पानी तो सेम ही रहेगा। उसमें आप अगर 10 लीटर और दूध डाल देंगे तब भी पानी तो 2 लीटर ही बचेगा। पानी तो ऐसा तो नहीं पानी 2 लीटर का तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ए में हमने अगर कोई छिड़कानी करी तो ए का रेशियो क्यों कम हो रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोनों रेशियो सेम करने हैं। 11 इसमें मैं 9 का गुणा कर दूंगा और इसमें मैं कर दूंगा 11 का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो नया रेशियो हमारा बना तो बना क्या, अगर मैंने ऊपर वाले में 9 का गुणा किया और इसमें 11 का, तो हमारा जो नया रेशियो बन गया दोनों तरफ वो क्या बना, वो बन गया 11 99 और 9 का इसमें करेंगे तो क्या हो गया 12 108। उसके बाद 9 11 99 और 11 दाएँ 110। तो मुझे पता लगा अब यहाँ से रेशियो ठीक है, क्योंकि देखो हमने बी में मिलाया सिर्फ, ये तो सेम ही रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ पे 2 की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 92 लीटर, क्योंकि 108 से जो रेशियो बी का है वो कितना 110 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 की जो वैल्यू हमें दी गई कितनी, 92 लीटर। तो यहाँ से हम 1 की निकाल लेंगे, तो 1 की काटी, 2 एकम 2, चौकू 8, 2 छंग 12। तो हमें पता 1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ गई, 46 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तरल बी का, तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो तरल बी की आरंभिक मात्रा क्या है, देखो यहाँ तक क्या है, जब यहाँ तक हमने चेंज नहीं किया तो 11:12 है। और ये कब हो रहा है, ये जब हमने 92 लीटर निकाल लिया तब भी 12 है। तो हमें 12 की अगर वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हम तो कितनी आ गई, 1, 12 × 72 की 2 यहाँ से लगी 7, 12 चौकू 48 और 7 कितना हो गया, 12 × 72 की 2 यहाँ से लगी 7, 12 चौकू 48, सॉरी ये नहीं, यहाँ तक तो ये हो चुका था। 1 मिनट, देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो हमारा रेशियो जो नया वाला ये है ना, क्योंकि इसमें से 2 की वैल्यू हमने निकाली थी ना, तो हमें पता लगा बी की यहाँ तक कितनी थी, बी की यहाँ तक थी 108, क्योंकि 92 लीटर निकलने के बाद। लेकिन हमसे प्रारंभिक पूछी तो बी हम बाद में जोड़ लेंगे, तो हम 108 है, तो ए की वैल्यू अगर 46 है तो 108 की कितनी हो गई, 108 गुणा 46। तो मैं अगर इसको 100 + 8 में तोड़ दूँ, ये कितना है 46, तो कितना हो गया, ये 46 हो गया, और प्लस का 8 × 48 यहाँ से लगी 4, 8 चौकू 32 और 4 36। तो कितना आ गया आपका 3680 हो गया ये। तो ये आपका आ गया 8 6 6 3 9 4, तो 4968 आ गया। लेकिन ये आपकी प्रारंभिक मात्रा नहीं है, ये प्रारंभिक मात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 92 लीटर मिश्रण निकाला, हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन क्या है 92 लीटर निकाला, 92 लीटर का निकला है तो ये 11:12 में निकला, 11 12 कितने हो गए 23, तो 23 चौकू 92। तो इसका मतलब है 12 चौकू 48 तो बी निकला था यहाँ पे, और 11 चौकू 44 ये निकला था। तो 44 और 48 हो गए 92 लीटर तब निकला था। तो यहाँ में मैं 4968 में 4968 में अगर मैं 48 लीटर और जोड़ रहा हूँ तो हमारी बी की प्रारंभिक मात्रा आ गई। तो 8 8 16 6 हासिल लगी 1, 7 4 11 हासिल लगी 1, 9 1 10 की 0 हासिल लगी। तो वो आपका कितना आ गई 50 16। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 310 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुल मात्रा के 90% को 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 80% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को किस प्रति किलोग्राम में बेचना चाहिए। अब देखिए क्या करें, स्टार्टिंग क्या है 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसने क्या किया 310 किलोग्राम चावल खरीदा। तो इसका अमाउंट कितना बन गया 0 2 0, 11 एकम 11 हासिल लगी 1, 11 33 34, तो 34,100 रुपये इसने खर्च किए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसने कुल मात्रा का 90% तो 150 रुपये में बेच दिया। अगर टोटल मात्रा है कितनी 310 है, इसका 90% तो इसने क्या किया 150 रुपये में बेच दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 एकम 9 9 3 27, 279 किलोग्राम। इसको क्या किया इसने 150 रुपये में बेच दिया। और क्या कह रहा है एक 80% समग्र लाभ, इसे पूरे पे जो है ना एक 80% का लाभ चाहिए, तो वो हम निकाल ले 180। तो हमें पता लगा कि अमाउंट कितना बन गया, क्योंकि 80% इसे प्रॉफिट चाहिए। तो ये बढ़ के हो गया कितना 2 0 से 2 0 खत्म 1 0, 18 कम 18 हासिल लगी 1, 18 चौक 72, 1 73 हासिल हासिल लगी 7, 3 हो गया 7, 18 3 54
और 60 कितना, 7 हो गया 61। तो 61,380 रुपये इसे पूरा चाहिए। लेकिन इसने क्या यहाँ से कितना ले लिया, क्योंकि इसने 90% जो 279 इसे 150 रुपये में बेचा, तो यहाँ से इसे पैसा मिला कितना, 0, 15 निम्मा 135, बचे कितने 13, 15 सत्ते 105 और 13 कितना हो गया 118, बचा कितना 11, 15 दूनी 30 और 11 कितना हो गया 41। तो 41,850 रुपये यहाँ से इसे मिल चुके हैं। हमसे कह रहा है बचा हुआ शेष मात्रा को किस प्रतिग्राम में बेचें। अब देखो 41,850 से यहाँ से मिला, तो इसके पास पैसा कितना बचा अभी, 0, 8 में से 5 गया 3, 13 में से 8 गया 5 बचा, और 10 में से 1 गया 9। तो इसके पास अभी पैसा बचा है 19,530, इसे और प्राप्त करना है। और इसके पास जो भी वो बची है 90% यहाँ हो गया, 10% इसका निकालेंगे 310 का, तो वो कितना आ गया 31। तो 31 किलोग्राम को 21 रुपये में बेचें ताकि इसे 19,530 रुपये प्राप्त हो जाए। तो हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 31 छक्का कितने होते हैं, 6 कम 6 छत्तियाँ 18, 186। तो बचा कितना 86, 4 5 9 93 हो गया। तो 31 तियाँ हो गया 93, तो वो आपका आ गया 630। अगर ये बचा हुआ 31 किलोग्राम आएगा, 630 किलोग्राम से आपसे बेचेगा, तो इसे 80% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 360 का 200% हटाया, 2 जीरो आया नीचे, के 150% के 40% बटे 100 के 30%, तो 30/100 मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो ख़त्म हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, देखो 15 दूनी 30, 30 चौकू कितना हो गया, चौक 12 120, और 12 तियाँ 36 360। तो हमारे पास बचा 36 गुणा 360/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। 36 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर यही एक तरीका का। तो 36 की 6, हासिल लगी 3, छत्तियाँ 18, 18 दूनी 36 और 3 39 की 9, हासिल लगी 3, 3 त्रिका 9 3 12, तो 1296 बटे कितना आ गया 10। तो दशमलव आएगा 1 अंक बाद। तो आपका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 129.6। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी संख्या को 61 71 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 मिलता है। उसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसी संख्या है जो हमसे कह रहा है, अगर 61 71 से, कोई संख्या है 61 71 से विभाजित किया जाता है, अगर संख्या x है तो वो कुछ टाइम जाएगी, मतलब एक बार गई और उसके बाद 99 शेषफल बचा। तो इसका मतलब एक बार मतलब क्या है, तो यही तो होता है कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आता है, यही तो आता है 61 71 प्लस 99, यही तो है हुआ, क्योंकि एक एकम 1 61 71 प्लस 99। तो हमें पता लगा। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 51 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ये संख्या हम ऐड कर लिया तो कितना हो गया 9 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 8 8 16 की 17, हासिल लगी 1 2, तो वो आपका कितना आ गया 62 70। ओके, तो 62 70 को अगर मैं किससे बात कर रहा हूँ 51 से, तो क्या आएगा 51 एकम 51, बचा कितना 11, तो 11 बचा कितना हो गया 117 है। तो 51 दूनी हो गया कितना 102, और 117 के लिए अभी भी आपके पास कितना बचा 150। तो 51 दूनी 102 ही होता है, तो आप 150 में कितना बचा 48, यही 48 शेष बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 17,500 रुपये की राशि से 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 29,575 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे। अब देखिए, एक तो क्या है कि आप ना सॉल्यूशन करने वाले, अमाउंट कितना हो गया, तो पी फार्मूला क्या है आपका 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट अगर यहाँ रख लेंगे, प्रिंसिपल कितना है 17,500, परसेंटेज 30%, और n निकाल लेंगे, हमें कितने वर्ष पूछा गया। लेकिन कॉमन सेंस वाले यार समझिए क्या है। देखो 17,500 का अगर मैं 30% निकालूँ तो कितना हो गया, पहले साल का मैं ब्याज पता लग जाएगा। तो वो आ गया कितना 0 तिप्चे 15 5, हासिल लगी 1 3 7 21 1 22, हासिल लगी 2 3 एकम 3 2 5। तो मुझे पता लगा वो कितना है 5250 रुपये ब्याज। अगर पहले साल का ही 5250 हो गया, अगर दूसरी साल का निकालूंगा तो वो भी 5250 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच जो अंतर है ना, वो लगभग 11,000 12,000 के अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया, क्योंकि 29,000 और 17,000 में लगभग 12,000 का अंतर है लगभग। ठीक है,
अब देखिए 12,000 का अंतर जब कवर हो रहा है तो 54, ये 10,400 तो यहीं से हो गया। तो इसका मतलब है इसका अगर 30% निकालेंगे तो ये 2 साल में ही जितना ब्याज बन रहा है ना वो कवर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया सही। अब देखिए ऑप्शन बी सही, बाद बाकी ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आप कर ही नहीं सकते। जैसे अगर आप 4 लेके चलेंगे तो पहली साल में ही 52 मिल रहा है, दूसरे साल में 52 मिलेगा, तीसरे साल में फिर 52 मिलेगा, तो 20,000 ब्याज हो जाएगा। लेकिन ब्याज तो 11-12 हज़ार बन रहा है ना, तो 4 तो नहीं है, 6-8 तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता का दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 रुपये लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का दूध है 667 लीटर, और तीसरी गुणवत्ता का दूध जो है वो कितना है 725 लीटर। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। हमसे कह रहा है इसके पास 3 गुणवत्ता वाले दूध हैं। ए है 609, नौ लीटर है। भाई बी गुणवत्ता का दूध कितना है 667 लीटर। भाई हमसे कह रहा है सी है 725 लीटर। सी गुणवत्ता वाला दूध कितना है 725। यहाँ से इसका हम ले लेंगे SCF। अच्छा SCF क्यों लेंगे, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है समान आकार की बोतलों में न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें LCM निकालना है ताकि हमें वो सबसे बड़ा मीटर मिल जाए, जिससे ये SCF क्यों निकालना, SCF से निकालना ताकि हमें पता लगे कि एक वो मीटर ऐसा मिल जाए जिससे सारी बोतलों का दूध भर सकें। तो हमने यहाँ से निकाला तो हमने देखा 9 6 15, 6 6 12, 7 19, ये 3 से तो कट नहीं रही है। लेकिन इसको देख के 609 देख के मुझे लग रहा है कुछ 29 दूनी 58। देखो 29 का अगर मैं करूँगा तो 29 दूनी कितना हो गया 58, बचा कितना 2, तो ये 29 हो गया। ये देखने हो रहा है कि नहीं, 29 दूनी 58, बचा कितना 8, तो 87, 29 यहाँ 87 होता है, ठीक है। और उसके बाद 29 दूनी 58, बचा कितना हमारे पास जो बचा है वो कितना बचा है 29 दूनी 58 के बाद 12, तो ये सीधे बच गया, और 2 ये 14 हो गया, तो 145। तो 29 पंजे होता है 145 हो गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया एक जो मेजरमेंट जो हमें मिला है 29 लीटर वाला, ये 609 को 31 बोतलों में भर जाएगा, सॉरी 21 बोतलों में भर देगा, 667 को ये 23 बोतलों में भर देगा, और ये 725 लीटर को ये 25 बोतलों में भर देगा। तो हमसे पूछा है कि समान आकार की, और ये बोतल जो होगी समान होगी क्योंकि 29 लीटर की बोतल है, जो बोतल की जो माप है ना वो क्या है 29 लीटर की। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमसे पूछा समावेश संख्या कितनी है, तो वो कितनी होगी, ये हम ऐड कर देंगे। तो 5 3 8 1 9 और 2 2 4 6, तो वो टोटल जो बोतलें आपकी कितनी हो गई 69 हो गई। यही आंसर है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए कह रहा है 126 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 189 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य को 252 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो क्या कह रहा है, ए कर रहा है 126 दिनों में, वहीं बी कर रहा है 189 दिनों में, वहीं सी कर रहा है कितने दिनों में 252 दिनों में। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आप LCM सीख चुके होंगे। और जिसने भी, अगर आपको किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो कृपया करके टाइम एंड वर्क की वीडियो हमने डाल रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, तो उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, और उसमें मैंने आपको LCM भी शॉर्ट में सिखा रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे ले रहे हैं LCM, तो मुझे पता लगा, देखो इसको मैं देखते हुए मुझे समझ आ रहा है ये ना, ये 63 का मल्टीप्लाई है कि 6 दूनी 12 120, 3 दूनी 6, तो मैंने यहाँ से ले लिया 63। अब मुझे 2 भी चाहिए कि 126 पहुँचने के लिए, तो इसमें मैंने 2 का गुणा कर लिया। वैसे ही 63 तियाँ होते हैं कितने 189, तो मुझे 3 की ज़रूरत पड़ेगी LCM में, ठीक है। उसके बाद 252 होता है 63 चौकू, ठीक है। हमारे पास 2 ऑलरेडी है तो हमें 1 2 और जोड़ ले, तो हमें पता लगा टोटल बार कितना हमने हो गया। हमें एफिशिएंसी निकालनी, तो क्या 63 दूनी 126, तो बचा कितना 3 दूनी 6। उसके बाद क्या है 63 तियाँ 189, तो 2 दूनी 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ऐसे ही 63 चौकू हो गया, बचा कितना 3, तो ये आ गई 3। तो हमें पता लग गया ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 कर रहा है, सी कर रहा है 3। और इनकी हमें टोटल अगर निकालना वर्क कितना हुआ तो हम किसी का ही गुणा कर देंगे, 6 का गुणा 126 करके डायरेक्ट वर्क निकल के आ जाएगा। अगर 189 का मैं 4 में करेंगे तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा, कोई भी कर लें। तो मैंने इसका किया 3 दूनी 6, 3 15 5 हासिल लगी, 1 3 दूनी 6 एक साथ, तो मुझे पता है टोटल हमें जो काम कराना है वो कितना कराना है 756। और एक दिन में ये कर कितने रहे 6 4 10 3 13, 13 से काटा 13 पंजे 65, 3 71, तो ज़्यादा हो गया, 13 पंजे 65, बचा कितना 10, तो 106 हो गया। तो 13 7 91, 13 8 104,
तो बचा 8, बचा कितना 2, 2/13। यही आपका आंसर आ गया 58 से ही 2/13, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,900 रुपये है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं देखता हूँ हमसे क्या कह रहा है, अपने माल पर ऐसे अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद, देखो छूट जो भी होती है वो हमेशा किस पे होती है, मार्क प्राइस पे होती है। अगर उस पर 25% छूट दे रहा है तो इसका मतलब कितने बेच रहा है, 75 में, बटे 100। उसके बाद क्या कह रहा है, वह छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है, उसके बाद 20% का लाभ कमाता है। तो अगर उसने मार्क प्राइस पे छूट दी है तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, और वो कितने का लाभ हो रहा है, 20%। और लाभ जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी पे लाभ किसका होगा, 20% का। तो कितना हो गया, 120/100। इतनी समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ये अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद वो 20% का लाभ कमाता है। तो जो छूट होगी वो किस पे होगी, मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे। तो 25% छूट दी तो कितने का, 75 में बेच रहा है, और उसके बाद ये 20% का लाभ कमा रहा है। तो ये दोनों बराबर हो गए, लाभ कमा रहा है कितने पे, 20 पे। अगर इससे नहीं समझ रहे तो इससे समझो आप। जैसे मैंने मान लिया 100 रुपये किसी चीज़ की सीपी मान ली, और मैंने इसको अंकित कर दिया कितना, 120 किया हमने मार्क प्राइस। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद ये 8% का लाभ कमा रहा है। अब देखो कैसे, अगर मैं अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा हूँ तो 90 बेच रहा हूँ, तो 12×108, तो कितना हो गया, 108। तो ये कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, इतने में बेच रहा हूँ। जबकि खरीदा कितने में था, मैंने खरीदा तो मैंने 100 में था, और 100 से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है, 108 हो रहा है, तो 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो मैं कह रहा था कि 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमा रहा है। तो ये दोनों इसलिए बराबर हो जाते हैं। अब देखो अगर 8% का लाभ कमा रहा है, एक तो देखो ये आ गया मार्क प्राइस, यहाँ से ये सेलिंग प्राइस बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस इसका बन गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, सेलिंग प्राइस बराबर हो गए दोनों। तो देखो इसका कितना हो गया, 12 में 108 हो गया। भाई अगर मैं इस पर परसेंटेज निकाल रहा हूँ प्रॉफिट का, तो ये 100 से कितना हो गया, 8% हो गया, तो वो कितना हो गया, 108 हो गया। तो यहाँ से भी 108 हो गया। तो हमें पता लग गया यहाँ से भी जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 108। तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 108 = 108 हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए भविष्य में जब भी कभी आए तो अब क्या करना है, वो चीज़, एक चीज़ तो आप ये समझ चुके हैं, दूसरी चीज़ क्या है इसमें समझने वाली, वो है दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटा 15 बार, और ये 5 काटा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। उसके बाद 3 से काटा 3 से 15, और 3 8 24। यार इतना नहीं भी काटें तब भी एक चीज़ देखिए यहाँ से, कि यहाँ से आप बेटर समझ सकते हैं। तो हमें पता लग गया कि मार्क प्राइस का जो 75% है बटे 100, वो क्या हो गया, सीपी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 का बटे 100। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो खत्म ही हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ से रेशियो जो आया वो कितना आया, मार्क प्राइस का जो सीपी के साथ रेशियो आया वो कितना आया, 120 का 75। तो हमें पता लग गया अगर कॉस्ट प्राइस कितनी है, अगर क्रय मूल्य जो है 75 है, तो अंकित किया वो कितना किया, 120। ओके। अब यही डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, देखो ये चीज़ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ हमने लिखा सीपी और ये है मार्क प्राइस, तो जब भी जैसे क्वेश्चन में दिया गया, आपको दिया गया अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद, तो छूट देगा तो कम होगा, तो सीपी कम ही होगा, तो मार्क प्राइस तो हमेशा ज़्यादा होगा, अंकित मूल्य हमेशा सीपी से ज़्यादा होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। तो छूट जो है वो इसमें लिख ली, जैसे 25% छूट दी तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कितना, 75। वही कह रहा 20% का लाभ हो रहा है तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 120। तो यही देखो इसका रेशियो भी तो सेम है, 120 एमपी का कितना, 120, और सीपी का 75। तो जब भी डायरेक्ट इतना सब करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ से ही लिखेंगे हम, सीपी 75 और एमपी 110 120, अगर हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पूछा गया है तो। अब यहाँ से देखिए क्या है, तो यहाँ से जो रेशियो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 5 से काटा मैंने, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 24 आ गया। 5 से 15 बार, उसका 3 से काटा, 3 8 24, 3 से 15। तो ये इसका जो मार्क प्राइस और जो सीपी का रेशियो 8:5 आ गया। हमसे क्या दे रहा है, हमें दे रखा है कि क्रय मूल्य 21,900 है, इसका मतलब सीपी हमें दे रखी, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 21,900। तो हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य, तो हमें 8 की वैल्यू पूछी गई है।
तो 8 की वैल्यू 5 से हम काटेंगे इसके, 5 चौक 20, बचा कितना, 1 बचा तो 19 हो गया, तो 5 3 15, बचा कितना 4, 5 8 40, तो आपका कितना हो गया 4380। तो 4380 का गुणा अगर मैं करेंगे 8 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 4380 गुणा 8, तो वो आपका आंसर कितना आ गया 0, 8 8 64 की 4 हाथ से लेगी 6, 8 3 24 और 6 30, बचा कितना 3, 8 चौक 32, तो आपका आंसर आ गया 32,040। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लगे, वरना करने के लिए आप डायरेक्ट देखेंगे क्या, जैसे अभी डायरेक्ट आपको करना हो तो क्या है, डायरेक्ट आप देखेंगे 75, CP से MP की रेशियो कितना आ गया 125, आपने काटा 15, ये कितना हो गया 24, 3 से काटा 5 और 24, तो हमें 5 की वैल्यू दी गई, ये 8 हो गया ना, और उसमें 8 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करने के लिए तो आप 30 सेकंड में भी नहीं लगेगा टाइम आपको इसमें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MN से 3 गुना कुशल कामगार है, तो एफिशिएंसी दी गई क्या है, और इसलिए हुए किसी कार्य को N की तुलना में 254 दिन कम दिनों का पूरा करता है। N कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है। हमसे क्या कह रहा है, देखो MN से 3 गुना कुशल कामगार है और इसलिए हुए किसी कार्य को N की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। देखो क्या कह रहा है, M जो N है, MN से 3 गुना कुशल कामगार है। अगर N जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो M 3 कर रहा है, क्योंकि 3 गुना कुशल है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है किसी कार्य को N की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा कर लेगा। अगर मैं यहाँ से मान लूँ टोटल काम मैंने अगर 3 मान लिया, तो यहाँ से दिन निकल आएंगे। तो हम अगर 3 काम है और ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और टोटल काम ही 3 है, तो इसे एक दिन लगेगा। ठीक है, वहीं क्या है, N एक दिन में एक ही काम कर रहा है, 3 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। हमसे क्या कह रहा है, वह किसी कार्य को N की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा कर रहा है, जबकि वैसे दिन यहाँ कितने कम हो रहे, 2 दिन, क्योंकि N को 3 दिन लग रहे हैं, वहीं M को 1 दिन लग रहा है। तो हमें पता लगा 2 दिन, तो 2 दिन की वैल्यू हमें कितनी दी गई, वो दी गई 254। तो एक की निकाल ली हमने, कितना हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो हमसे पूछ रहा है N कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है। भाई एक दिन की वैल्यू कितनी आ गई, एक दिन में ये कर रहा है 127, मतलब एक दिन, तो इससे तो 3 दिन लगेंगे ना कोई काम करने में। जो काम M एक दिन में कर ले रहा है, इसे वो काम करने में 3 दिन लगेंगे। तो 127 है, इसमें मैंने 3 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, वो आ गया आपका 381। समझ रहे, तो यहाँ से इसको लगेंगे 381 दिन। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था M N से 3 गुना कुशल कर रहा है। अगर N एक दिन में एक काम कर रहा है, तो M कितना कर रहा है, 3 काम कर ले रहा है। तो यहाँ से हमने अगर 3 दिन का हमने काम मान लिया 3 है, तो हमें पता लगा M तो एक दिन में ही काम खत्म कर रहा है, लेकिन N को 3 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब N को जो लग रहे हैं 2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। वही 2 दिन की जानने की वैल्यू जो हमें दी गई वो कितनी दी गई, 254 दिन, क्योंकि N की तुलना में इसे 254 दिन कम लग रहे हैं। और सही बात है, N को 3 लग रहे, तो इसको एक ही लग रहा है, तो 2 दिन की वैल्यू जो हमें दी गई है यहाँ से जो है वो 254। तो मुझे पता लगा एक की वैल्यू कितनी आएगी, 127। तो जो काम एक दिन में ये ख़त्म कर रहा है, तो इसको तो ये काम 3 दिन लग जाएंगे इसमें। तो अगर हमें M जो है 127 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो वही काम करने N को जो लगेंगे 3 गुना लगेंगे टाइम, तो वो हो गया आपका 381। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि AX से Y तक 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और Y से X तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। A जो है क्या कर रहा है, X से Y तक जा रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और Y से फिर X आ रहा है कितने पे, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो हमसे पूछ रहा है औसत गति क्या है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी फार्मूला कैसे बना वो भी देख लें, अगर आपको लग रहा है डाउट। देखिए औसत गति क्या होती है, औसत जो गति होती है, एवरेज जो होता है वो होता है कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए अगर डिस्टेंस मैंने मान ली d है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है d, तो क्या ये पहले तो d जो गया कितने गया 78, उधर से कितना आ रहा, तो ये टाइम निकल आएगा। तो वो टाइम होता है क्या, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद फिर गया ये लौट के आ रहा है d, वो कितने पे आ रहा है, क्योंकि वापस यही तो d आ रहा है, तो 120 से आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर की, एक तो d गया और d लौट के आया, तो कितना हो गया 2d डिस्टेंस जो हो गई। यहाँ से फॉर्मूला जो लग रहा है डिस्टेंस,
और टाइम कितना लगा देखो, एक टाइम तो ये बन गया, इससे कुछ भी टाइम लगा होगा कि डिस्टेंस अगर 100, तो वो कितना हो गया डी अपॉन, यहाँ से समझिए आप, ये डी गया पहले तो 78 से, उसके बाद ये डी गया लौट के आ रहा है कितना 120 से, तो टोटल दूरी तो उसने कितनी कवर कर ली 2D कर ली, क्योंकि डी गया, डी यहाँ से डी गया और डी लौट के आया, तो टोटल 2D हो गई, 2D कवर की। तो औसत होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय, तो एक समय ये लग गया क्योंकि जाने में जो समय लगा आने में समय, अगर मैं टोटल समय से घट भाग दे दूंगा तो ये आपका कितना आ गया डी अपॉन 78 प्लस डी अपॉन 120। अब यहाँ से अगर मैंने डी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से अगर मैं नीचे देखो आप तो डी कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या 1/78 प्लस 1/20। तो डी से तो ये डी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा 1/78 प्लस 1/120। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लिया तो ये क्रॉस हो गया, तो क्या बचा 2, तो 128 तो ये से चला गया, प्लस कितना हो गया 78, अपॉन में क्या आएगा, ये एलसीएम लिया तो कितना बचा 128 इंटू 78, तो यही ऊपर चला जाएगा, तो यही तो बन गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, तो हम डायरेक्ट रखेंगे मान, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रखेंगे। तो देखते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 2 गुणा 78 गुणा 120 अपॉन में कितना आ गया, ऐड कर लेंगे तो 8 7 2 9 198, 2 से काटा 2 ने 18 2 ने 18, उसके बाद 3 से काटा 33 हो गया, 3 चौक 12, उसके बाद और कट जाएगा 3 से और कट जाएगा 3 से 11 बार, ये कितना करेगा 3 दूनी 6 और 3 छक 18, तो जो आपका आ गया, आप कितना आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आपका आ गया आंसर कितना आ गया, एक तो ये 26 बचा, 40 बचा अपॉन में 11, तो ये आ गया 26 इंटू 40 अपॉन 11। इसको सॉल्व करेंगे 0 4 24 की 4 यहाँ से लगी 2 4 दूनी 8 और 2 10, तो 11 से काटा 11 99, बचा कितना 5 50 हो गया, तो 11 चौक 44 दशमलव फिर 50 हो गया, 11 सॉरी 60 हो गया, तो 11 55, तो 94.55 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर मेरे किसी भाई को ये जीपी की अगर दिक्कत आ रही है तो इसकी मैंने आपको क्लास ले रखी है, अगर वहाँ पे कंप्यूटर डे में जाएंगे आप तो पहली क्लास आपको यही मिलेगी, तो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको जीपी का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ करा रखे हैं, अगर डिटेल में देखना है तो वहाँ पे आप देख लीजिए जाके। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए होता है प्रथम पद 4/5, भाई आर हो गया, आर होता है, आर क्या होता है, आर होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है 4/25, फर्स्ट टर्म कितना है 4/5, तो ये ऊपर चला गया 4 से 4 कट जाएगा 5 25, तो आपका कितना आर आ जाएगा 1/5, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला तो हमें पता लगा आर आ गया कितना 1/5। अब देखिए ए रखा हमने कितना 4/5, उसके बाद 1 माइनस 1/5 की पावर एन, एन तक पूछा गया एन पदों तक, ठीक है, उसके बाद 1 माइनस आर 1/5। अब देखिए 5 से अगर 5 में से 1 गया तो 4/5 आ जाएगा ये, तो अभी ऊपर जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर जो आपका आ गया वो कितना आ गया 1 माइनस 1/5 की पावर एन, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पे एन मिस है, इस सब में एन लगा हुआ है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जब एक धनात्मक संख्या एन को 12 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 4 रहता है, जब 8 एन को उसी संख्या से विभाजित किया जाता तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एन को जब 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 4, जब 8 एन को उसी संख्या से मतलब 12 से विभाजित, देखो अगर क्या है कोई भी संख्या होगी, अगर मान लिया मैंने संख्या 16 है तो 16 क्या है 12 प्लस 4, तो मैंने अगर 12 से भाग दिया तो क्या है 12 से कटा तो 4 शेषफल बच गया। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है 8 है तो 8 का इसमें गुणा कर रहा, तो देखो कितनी संख्या बनी, अभी भी हमारे पास क्या बनी 12 गुणा 8 प्लस 4 गुणा 8/12,
तो 12 का मल्टीपल तो यहाँ आई, तो ये तो कट ही जाएगी, प्रॉब्लम आएगी तो वो यहाँ पे आएगी। तो इसलिए जब भी ऐसी संख्या दी जाए तो 8 है या जितना भी गुणा किया जाए तो आप ना शेषफल में जा रहे गुणा करें, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हुई, 48 नहीं हुई ना यहाँ। तो डायरेक्ट करें आप, तो 8 चौक कितना हो गया 32। तो ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे करें तो कितना हो गया 32। तो 32 को कितने 12 से विभाजित किया जाता है, तो 12 दूनी 24, बचा कितना 6 2 8। तो आपका शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 8, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ से भी अगर 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 8 हो जाए। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग क्या है जिनका 10वां और छठा पद क्रम से 7.25 और 3.25 है। देखिए आज मैं समांतर श्रेणी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन करने के लिए मैं तो ये 1 मिनट में कर दूँ, लेकिन आप समझिए क्या कह रहा है। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, जैसे समांतर श्रेणी लिखी 2 5 8 11 14 17 20। समांतर श्रेणी का मतलब है कि जो अंतर है समांतर, जो अन का जो अंतर होगा वो सेम होगा। जैसे 2 से कितना 3 जुड़ा, 5 से 3 8, 8 से 3 11, 3 14, 14 3 17, 3 20, ऐसे ही डॉट 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 आगे तक है। अगर मुझसे पूछा जाए पहला पद क्या है, तो पहला पद आपका तो ए आ गया, ए हो गया कितना 2। हमसे पूछा जाए डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डी से होता है, तो डी कितना आ गया 3। अगर जैसे मुझे आपसे डायरेक्ट अगर पूछूं कि मुझे ना आप चौथा पद बताइए, तो चौथा टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 3d। देखो पहला पद तो होगा ही, उसमें 3 डिफरेंट और ऐड होंगे। जैसे मान लो कि चौथा पद यहाँ क्या है, देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो तब तक क्या है देखो 3 डिफरेंट ऐड हो गए, एक ये 2 और ये 3। ओके, तो यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ए कितना हो गया 2 और 3, डी कितना है, देखो डी कितने हो गए 3d हो गए, तो 3 इंटू डी की वैल्यू है कितनी 3, तो कितना आ गया 2, 3 3 का 9 और 2 कितना हो गया 11। तो चौथा पद भी आपका 11 ही है, सही हो गया ना। ऐसे ही देखो अगर मैं निकालूँ, आपसे निकलवाऊँ पाँचवा छठा पद निकलवाऊँ, ये रफ कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ छठा पद निकालिए, तो सिक टर्म निकालने के लिए क्या होगा, ए तो और 6 से ए कम कितना है 5, तो 5 डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे चौथा पद निकाला तो 4 से 1 कम क्या 3, तो 3 डिफरेंट कर लिए तुमने। अब देखो ए कितना है 2 5, डी की वैल्यू है कितनी, डी की वैल्यू हमें पता लगी कितनी 3, तो ये 3, तो हमें जो मिल गया 2 प्लस 5 15, 15 और 2 17, तो हमें पता लगा छठा पद जो है 17 है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, तो 17 है। यहाँ तक आप बेसिक था समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रयोग हमारे इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, अब वो समझिए क्या है। हमसे कह रहा है कि पहले 14 पदों का योग याद कीजिए, तो हमें n बराबर कितना आ गया 14। हमें दिया क्या है, जिसका 10वां और छठा पद क्या है 7.25। जैसे 10वां पद होता क्या है, 10वां पद हो गया ए प्लस 10वां है तो कितना ए कम कितने 9d, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.25। वैसे ही हमें ये तो 10वां हो गया, छठा पद हमें दिया गया कितना है ए प्लस 5d, 5d कितना दिया गया हमें 3.25। यहाँ से हम अगर d निकालें तो को माइनस कर दिया, माइनस लेने पर तो ये तो ए से ये कट जाएगा, और 9 में से 5d गया कितना बचा 4d। ओके, इसमें ये घटाया तो 2.5 से 2.5 माइनस हो गया, और 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ से हमें पता लगा जो d की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। d की वैल्यू हमें यहाँ पता लगी 1 आ गई। ठीक है भाई, तो हमने लिख लिया यहाँ पे d जो आ गया वो क्या आपका आ गया 1। और जब हमें d मिल गया तो हम यहाँ से a भी निकाल सकते हैं। अब a कैसे निकालेंगे, देखिए जब हमें d1 मिल गया तो हम a इसमें किसी में रख दें तो हमारा a निकल आएगा। तो देखिए अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, ये छठे पद में से निकाल रहे हैं, तो क्या है देखो a प्लस 5d, तो d है कितना 1, तो कितना हो गया 5 एकम 5 3.25। अब देखिए ये इधर ही है, 5 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 5 में से अगर मैं घटाऊंगा कितना, ये तो प्लस के है ना, तो 3.25। अगर ये माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, देखो 5 एक दशमलव देखो 2.5 है, तो एक कम करूंगा एक अंक, एक में से 2.25 गया तो कितना बचा 7.5, और यहाँ बता कितना 4 में से 3 का 1,
तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया, ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 1.75। तो हमने ए निकाल लिया यहाँ से, कितना आ गया हमारा, आ गया माइनस का 1.75। हमें ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, अब तो हम निकाल लेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं। अब मैंने यहाँ से ये रफ किया, हमसे पूछा गया 14 पदों का योग बताइए। तो S14 का जो योग होगा वो क्या होगा, n/2, फार्मूला जो हमारा होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 14 हो गया, n की वैल्यू कितनी हुई, 14/2। 2a की वैल्यू कितनी दी गई हमें, माइनस का 1.75 प्लस n कितना है 14। तो 14 में से एक गया 13, और डी की वैल्यू भी एक ही है, तो 13 ही बचेगा, 13 कम 13। ओके, यहाँ से सॉल्व किया, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास आ गया 7। 2 गुणा किया तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 2 तो ये हो गया, 2 पंचे 10 की 0 हाथ से लगी 1, 2 से 14 1 15 हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 3, 3.75, ये हो गया कितना, माइनस का। ओके, और ये किसका है, प्लस का है, कितना 13। अब मैं अगर घटाएंगे, देखो माइनस का 3, देखो 3 से तो ये 13 10 बचेगा, और 10 में भी ये 0.5 और घटना है, तो क्या बचा 9.5। ओके, ये प्लस का बचा। अब यहाँ से गुणा किया हमने, कितना बचा 0, 7 पना 35 की 5 यहाँ से लगी 3, 7 निम 63 और 3 66, और दशमलव कितना है, 2 अंक बाद आया, तो यहाँ भी 2 अंक बाद, तो आपका आंसर कितना आ गया 66.50। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को भी अभी भी दिक्कत आ रही तो आप ना इस वीडियो को दोबारा देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि हवाई जहाज की गति में 280 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होती है तो ऐसी दूरी को तय करने में 32 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, ए से बी तक की कितना कर रहा है, 27 घंटे में। पहले जो टाइम दिया गया हमें, टाइम हमें दिया गया ए से बी तक कितने में कर रहा है, 27 में। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, यदि हवाई जहाज की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ा दी जाए तो ये दूरी को 32 घंटे में तय कर लेता है, 32 घंटे में। देखो, अगर टाइम बढ़ा है, अगर टाइम का रेशियो 27 और 32 है, तो इनका स्पीड का रेशियो है वो कितना आएगा, 32 और 27 आएगा। अब पहले ही सोचिए ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है। देखो, अगर मैंने मान ली दूरी 20 किलोमीटर है और मैंने आपसे कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो इसे टाइम कितना लगेगा, तो इसे 5 घंटे लग जाएंगे। अगर ये 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो इसे 5 घंटे में पूरा 20 किलोमीटर लगेगा। भाई दूरी सेम है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस सेम आ रही है ना, वहाँ भी डिस्टेंस सेम ही है। तो क्या कह रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ उसे, उसकी जो स्पीड हो गई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, तो 5 हो गई, तो 5 चौक 20, क्योंकि इनके दोनों को जो मल्टीप्लर होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो इनका दोनों का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा सेम होगा। इसीलिए अगर हमने टाइम को ये माना तो टाइम गुणा समय गुणा चाल जो है वही तो डिस्टेंस है। तो अगर मैंने टाइम 27 से 32 हो गया तो हमारे जो दूरी है, जो स्पीड है वो 32 से 27 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आएंगे तो ये सेम ही आएगा। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, यदि हवाई जहाज की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम हुई, अगर पहले 32 थी तो अब कितनी होगी 27, तो ये है 280 किलोमीटर, लेकिन यूनिट में कितना है, यहाँ पे कितना कम हुआ 5। तो हमें पता लगा 5 की वैल्यू जो कितनी है वो 280 है। यहाँ से हम एक की निकालेंगे तो कितनी आ गई, 25 बचा कितनी थी, 5 छक्का 30, तो हमें पता लगा 1 की 56। अब हमसे पूछ रहा है ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी इतनी है, अगर टाइम उसे 27 घंटे लग रहे हैं भाई। ठीक है, और एक की वैल्यू अगर 56 है तो 32 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 गुणा 56, तो ये स्पीड आ गई इसकी 32 गुणा 56। अगर देखो, अगर 32 के हिसाब से भी रखोगे, जैसे यहाँ अगर दूसरी कंडीशन में हम रख रहे हैं तो क्या है, अगर मैं टाइम 32 मान रहा हूँ तो वही है कि एक की वैल्यू अगर 56 है तो इसकी कितनी आ गई, 27 गुणा 56 आ गई। तो 27 गुणा 56 सॉल्व किसी से करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि देखो इसमें भी 32 गुणा 27 गुणा 56 है, इसमें भी 27 गुणा 32 गुणा 56 है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 27 का मैंने गुणा किया, 27 दूनी 54, बचा कितना 5, 27 तियाँ 81 और 5 कितना हो गया 86 गुणा 56। 56 का तो टेबल नहीं पता, लेकिन हमें 60 माइनस अगर मैं 4 कर लूँ तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 7 और 8 का अलग अलग गुणा कर लूँ तब भी आएगा। तो मैंने 60 का गुणा किया, 7 गुणा 8 किया मैंने, इसको 7 इंटू 8 में तोड़ लिया, तो 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2, 7 छंग 42 और 2 44, बचा कितना 4, 7 8 56 और 4 60, तो कितना आ गया 6048 इंटू 8 और बचा अभी, तो
आपका आंसर जो आ गया कितना आ गया, 8/64 की 4, हासिल लगी 6, 8 चौको 32 और 6 38, बचा कितना 3, तो जीरो में जाएगा नहीं तो 3 और 8 छिंग 48, तो 48 384 आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 263 उर्वरक बैगों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखाया जाता है को शामिल किया जाता है तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है जैसे उर्वरक बैग जो है 263 का जो औसत है वो 63 किलोग्राम है, लेकिन कह रहा है जो बॉक्स है, बॉक्स जिसमें उर्वरक बैग रखे आते हैं, अगर मैं उसका भी वजन ऐड कर लूँ तो 0.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 0.8 किलोग्राम की वृद्धि जो होगी वो 263 पे ही होगी। भाई जैसे ये उर्वरक बैग है और ये इस बॉक्स में रखे आ रहा है, अब इसकी तो 63 है, अगर सबकी जैसे इसकी भी 63, लेकिन अगर मैं इसका ऐड कर लूँ जैसे 0.8 इसका भी है 0.8 इसका भी है तो इन दोनों पे भी 0.8 बढ़ जाएगा। अगर टोटल वेट तो औसत में भी 0.8 की वृद्धि होगी। अब जब दो में 0.8 की वृद्धि होगी सब में होगी, तो हमसे पूछ रहा है कि वृद्धि करने पर बॉक्स में वजन कितना है, तो बॉक्स का वजन किलोग्राम में क्या है, तो इनका सामान्य तो क्या है 0.8 बढ़ गया कितने पे 263 पे बढ़ जाएगा। तुम्हारा जो वेट बढ़ेगा वो टोटल कितना बढ़ेगा 263 पे बढ़ेगा 0.8, तो 8 से गुणा किया 8 या 24 की 4, हासिल लगी 2, 8 48 और 2 50, बचा 5, 8 16, 5 21 और दशमलव कितना है 1 अंक बाद, तो 210 किलोग्राम 0.4 ऑप्शन नंबर बी। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि उत्तर दिशा की ओर 13 किलोमीटर चलता है। रवि है उत्तर, उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ कितना चला 13। फिर क्या कह रहा है, ये जो है पूरब की ओर 22 किलोमीटर चलता है। पूरब की तरफ इधर कितना चला 22 किलोमीटर। जैसा तो आपको पता होगी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब की तरफ 22 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दाएं मुड़ता है। अगर इधर जा रहा है तो उसका दाएं इधर हुआ तो 6 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, और फिर उसी दिशा में लगभग 7 किलोमीटर और चला, तो 7 और चला, तो ये 7 से 13 यहीं आ गया। तो हमसे पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, अब वो यहाँ पे आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु से तो वो यही दूरी है ना जो ऊपर चल चुका है, तो ये कितनी है 22 किलोमीटर। यही हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा, कंपनी सी के लाभ कंपनी डी का टर्न ओवर का कितना परसेंट है। देखो सी का लाभ है कितना, देखो ये इन्वेस्टमेंट में दिया गया है जो घूम घूम के जलेबी सी बने हुए हैं, ये टर्न ओवर है और ये जो है ये आपका प्रॉफिट है। तो हमसे क्या कह रहा है, कंपनी सी का लाभ, तो कंपनी सी का प्रॉफिट है कितना, तो कंपनी सी का प्रॉफिट कितना है 1, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, डी का टर्नओवर का कितना परसेंट है, डी का टर्नओवर है कितना, डी का टर्नओवर ये वाला खंभा जो है टर्नओवर का, डी का टर्नओवर कितना है 9, तो परसेंटेज निकालना है इंटू 100 किया तो ये आपके आ गया, ये 100 हो गया तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 11.11 आ गया। ये आपका आंसर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, दी गई 4 कंपनियों में से किसने कम निवेश किया और अधिक लाभ अर्जित किया। देखो निवेश क्या है, निवेश इन्वेस्टमेंट का दिया गया, जैसे ए ने कितना किया 3 और लाभ कितना मिला, इसे प्रॉफिट ही है 1 का मिला। भाई वी ने 2 को 2 इन्वेस्ट किया है। देखो अगर प्रॉफिट निकालते चले हम डायरेक्ट, ए ने अगर 3 इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट कितना मिला 1, तो इसे मिला लगभग 33.3। भाई बी ने कितना 2 इन्वेस्ट किया प्रॉफिट कितना मिला 6, तो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट 2 6, तो ये आगा आपका कितना आ गया 300%। भाई सी ने कितना किया 4 इन्वेस्ट किया प्रॉफिट कितना मिला 1, तो 1 मिला प्रॉफिट कितने पे 4 पे, तो इससे तो सी को मिला कितना 25%। भाई डी ने क्या किया इन्वेस्टमेंट तो 2 किया प्रॉफिट 7 मिला, तो 7 प्रॉफिट मिला कितने पे 2 पे, तो ये जो आ रहा है ये लगभग 350% आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि बी का तो 3%, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, कंपनी बी का लाभ प्रतिशत क्या है, कंपनी बी का लाभ प्रतिशत क्या है, तो बी प्रॉफिट कितने का मार रहा है 6 का मार रहा है और इन्वेस्टमेंट कितना किया 2, तो इसका हो गया कितना 300%। डायरेक्ट परसेंट निकालने के लिए 100% का गुणा किया ना, 300%। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कुल संख्या जो छात्रों की कितनी 500, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि अनुपात में पूछा गया रेशियो में, तो ये वैसे भी कट जाए, कैसे कट जाए देखो, वैसे मैं डायरेक्ट बताऊँ तो क्या है, हॉकी खेलने वाले, हॉकी खेल कितने रहे
15%। और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्र कितने हैं? 25%। तो ये आपका 5 15 55 25, तो 3 5 हो गया। अगर आप देखो क्या है, बात क्या है, अगर मैं इसकी संख्या निकालूंगा तब भी क्या है, देखो 500 कितना, हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 15%, 15/100 इनका रेशियो हो गया। और वहीं क्या है, बास्केटबॉल खेलने वाले, तो 500 का कितना, 25%/100। तो देखो 100 से 100 खत्म, और ये 500 तो ये 500 खत्म, एंड में तो 15 और 25 ही बचा, तो ये कट जाएंगे आपस में, इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 3 5 हो गया। ये आपका आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। क्रिकेट कितना खेले? 35%। वॉलीबॉल कितना? 15%। तो 35 में से 15 गया, कितना हो गया? 20%। तो हमसे पूछा 20% की संख्या पूछ रहा, अंतर पूछा है, तो 500 का 20% निकाल लेंगे, तो 500 का 20% कितना हो गया? डायरेक्ट हो गया 100। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जनरेशन को ERT लिखा है, तो इसको क्या, ये सीरीज आप देखिए क्या, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया इसने, पहले के 3 और एंड के 3 वर्ड हैं जो गायब कर लिए। ओके, उसके बाद इसने क्या किया, -3 किया पहले, फिर इसने क्या किया, +2 ऐड किए, पीछे भी आएंगे भी देखो, ERAT तो है ही, फिर इसमें EN ऐड कर दिया, देखो E वाला EN, और उसके बाद T के बाद IO ऐड कर लिया। उसके बाद इसने फिर 3 गायब कर लिए, देखो ये तीनों गायब कर दिए, एंड में ये तीनों गायब कर दिए, तो RA बचा। ऐसे ही क्या कर रहा है, अब की बार क्या है, -3 हुए, अब ये +2 फिर करेगा, तो क्या RA तो हमारे पास है, +2 क्या है, आगे वाला क्या हो गया, NE हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया, TI। तो NERAT, पीछे वाला क्या है, TI। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, NERATI। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है एक पक्षी के नाम पर संख्या दी गई, हमें क्या क्या नंबर दिया गया, RPTORA। तो कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इसका तीसरा अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको देख के कुछ समझ आ रहा है, तो ये बन रहा है पैरेट बन रहा है, PARROT। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है शब्द का तीसरा अक्षर ज्ञात कीजिए, तो तीसरा अक्षर क्या है, आर है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हमारे स्कूल में बच्चों को सर्दियों के दौरान केवल गर्म पानी पीने की अनुमति है, एक स्कूल के अधीक्षक ने कहा। डिस्कस क्या निकाल ले, सर्दियों के दौरान गर्म पानी पीना बच्चों के लिए अच्छा होता है, ये बात सही है, गर्म पानी पीने से बच्चों के लिए लाभदायक है। दूसरा क्या कह रहा है, स्कूल में ठंडा पानी देने की सुविधा नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही ठीक है, निष्कर्ष एक अनुसर करता है, क्योंकि देखो अगर बच्चे गर्म पानी पियेंगे तो उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ये चीज़। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ना थोड़ा वो है, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं। देखिए ऑप्शन में गड़बड़ है, संख्या भी ये ऐसे लिखी हुई, देखो 32 4 7 = 8 3 9। इसके जो है ऑप्शन है वो देखिए क्या है। इसका पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो क्या है, इनटू, माइनस, डिवाइड बाई, उसके बाद प्लस। दूसरा ऑप्शन आपका है प्लस, इनटू, इनटू, प्लस। तीसरा ऑप्शन है डिवाइड, प्लस, इनटू, माइनस। चौथा ऑप्शन आपका है प्लस, इनटू, डिवाइड, माइनस। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर हम रख रहे हैं तो देखो 32 × 4, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 × 9, तो 8 × 24 बचेगा, जबकि 32 × 4 है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, उसका दूसरा हम रख रहे हैं तो क्या होगा, दूसरा हो सकता है, तो 32 4 कितना होगा, 36। उसके बाद गुणा कितना, ये नहीं सॉरी पहले गुणा होगा ना, तो देखो अगर यहाँ पे प्लस है, ये प्लस रखा है, यहाँ पे कितना है गुणा, तो 7 चौको 28 और 32 कितना हो गया, ये हो गया 60। यहाँ पे क्या बचा, 8 × 24 और 9, ये 60 तक नहीं पहुँच रहा, ये भी नहीं होगा। तो हमें पता लगा पहले दो तो ख़त्म हो गए, तीसरा चेक कर रहे हैं हम, 32/4 प्लस का 7 = तो 8 × 24 माइनस का 9, तो ये 4 से काटा 8, तो 8 और 7 कितना हो गया, 8 7 ये हो गया 15, और वहीं 24 में से 9 गया, ये भी 15 हो गया, तो ये सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो भाग, प्लस, गुणा, माइनस। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा जा रहा है, देखो के है कितने पे, 11 पे, जी कितने पे, 7 पे, एफ कितने पे है, एफ है 6 पे, उसका क्या लिखा जा रहा है, 12 6 8। भाई एम कितने पे है, 13 पे है,
R 18 पे, S कितने पे, 19 पे। तो वो क्या है, देखो इसमें +1 -1 और +2। सेम पैटर्न ऐसे हो जाए, +1 पे क्या है 14 आएगा, 14 पे क्या आता है N, फिर -1 तो 18, 18 के बाद Q आता है 17 पे, तो Q +2 होगा तो 19 और 2 21 U आएगा। तो NQU किस में है, ऑप्शन नंबर सी। आसान से क्वेश्चन था, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कोई पुरुष महिला नहीं है, कोई महिला लोग नहीं है, सभी पुरुष लोग हैं, कुछ लोग महिला हैं। देखो इसमें निगेटिव दोनों कथन दिए गए हैं, इसमें पॉजिटिव कभी बनेगा ही नहीं, हमेशा याद रखो, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और दो पॉजिटिव से कभी एक नेगेटिव नहीं बनेगा। निगेटिव बनने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जरूरी है, ओके। अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा फिर इसकी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सभी सामग्री उत्पाद हैं, कुछ उत्पाद सामान हैं, सभी सामान खराब हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे, निष्कर्ष निकाला, कुछ सामग्री सामान हैं, कुछ सामग्री सामान हैं, सामान और उत्पाद अगर यहाँ 100 होता, यहाँ पे अगर कुछ 100 होते तो ये दोनों मिल कर जाते तो बन जाता, लेकिन नहीं बन रहा है, ठीक है। पहला तो नहीं बन रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ खराब सामग्री हैं, कुछ खराब सामग्री हैं, कुछ खराब सामग्री तक पहुँच ही नहीं रहा, ये दोनों नहीं बन रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ना तो सी, ना तो एक ना दो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास D17 जो में श्रृंखला दी गई है, क्या है डी, डी के बाद क्या है, यहाँ पे ये आई है, वन नहीं है, ये जो है ये आई है। तो डी, डी कितने पे, 4, तो 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, तो 5 5 जोड़ा तो 19 5 24, 24 क्या आता है एक्स। ऐसे ही 17, 17 में 8 पर पहुँचने के लिए 7 जोड़ रहा है, ठीक है। तो 24 और 7 31, सही, 31 7 38, 38 और 7 कितना हो गया 45। आपके आसान सा पैटर्न बन रहा था X45, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखिए ये आपको दिया गया है THUND थंडर को जो लिखा गया है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें पता क्या कर रहे हैं, इसमें ये कर रहा है ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगा रहा है। अगर डी पहले आ रहा है तो डी पहले लगा दिया, उसके बाद ई आया, अल्फ़ाबेट में लगे होते हैं ना HNRU, तो ऐसे ही इसको हम पहले लगाएं तो पहले क्या, सबसे पहले क्या ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, एक बार डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद क्या आया एल, एल के बाद क्या आया एन, और एन के बाद क्या आया एस। तो आपका आंसर हो गया ADILNS, तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है आर का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ गुणा है, एस का अर्थ घटाना है, पी का अर्थ भाग है। तो देखो 5, क्यू का अर्थ क्या दिया गया हमें, क्यू का अर्थ गुणा, गुणा कितना हो गया 7। आर का अर्थ क्या दिया गया, आर का अर्थ जोड़ना है तो प्लस के 18, उसके बाद पी का अर्थ भाग है तो भाग 3, उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, ये 5 है। एस का अर्थ क्या दिया गया माइनस, एस का अर्थ क्या दिया गया माइनस, तो माइनस का 80। सॉल्व कर लेंगे क्या होगा, 7 पना 35, 3 से काटे 6 छक 18, तो 7 पना 35 और 6 कितना हो गया 41, 41 माइनस 80, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, माइनस का 39। तो यही आपका आंसर हो गया, ये वाला माइनस का 39 है, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कंक्लूजन, क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है हाँ, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, ये तो गलत बात है। अगर सरकार नियंत्रण कर लेगी फिर सरकार अपनी योजना ही बताएगी, या सरकार तो फिर बनाई हो ही नहीं पाएंगी, या जो भी चीज़ खामियां है सरकार को तो कोई बता ही नहीं पाएगा। तो पहला तो नहीं। दूसरा कह रहा है नहीं, नियंत्रित समाचार विश्वसनीयता खो देते हैं, हाँ सही बात है। फिर वो भाई है कि सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे, या जो भी चीज़ सरकार ने गलत की वो कैसे कहेंगे। तो आपका दूसरा सही है, तो आपका पहला सही है, तर्क नंबर 2 प्रबल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कह रहा है हमसे वर्ष 2113 कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। देखो यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। देखो एक लीप ईयर जो है वो अपना कैलेंडर 28 ईयर बाद रिपीट करती है। भाई लीप ईयर की जो नेक्स्ट ईयर होती है, अगर लीप ईयर +1 अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो कैलेंडर होता है वो 6 ईयर बाद रिपीट हो जाता है। भाई लीप ईयर में अगर +2 या +3 हो रहे तो ये जो हैं ये 11 साल बाद रिपीट होते हैं। अब ये देखिए ये लीप ईयर तो नहीं है, 13 है, लेकिन ये देखिए लीप ईयर की नेक्स्ट ईयर तो नहीं है। तो देखो 2100 कितना है 12, अगर नेक्स्ट 4 तो 12 है, ठीक है। और
4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के अगर 2 अंक कट रहे हैं 4 से तो वो संख्या पूरी 4 से कटेगी। ओके, तो हमें पता लग गया कि हाँ ये लीप ईयर की नेक्स्ट ईयर है, तो हमें 6 साल बाद इसका जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया, 2113 प्लस का 6, तो कितना हो गया 2119। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो मैं आपका सॉल्व आउट करूँगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट द डे जो है वो मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से जो भी वीडियो हैं वो आप देखिए, वो आपको यूपीएसआई में बहुत फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और उसमें मैंने एसएससी के, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए फिर भी फ़ायदेमंद है। और यूपीएसआई वाले के लिए तो रामबाण है, क्योंकि वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि अगर आपको यहाँ जैसे शॉर्ट में नहीं समझा रहा, एक क्वेश्चन से नहीं समझा रहा, तो वहाँ पे मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।